अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर मैं आसिम नसर आपके लिए सेकेंड ईयर आईसीएस कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाज़िर हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हम सी लैंग्वेज में अगर वर्किंग करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं लॉजिकली थ्योरेटिकली वो हमने डिस्कस किए थे। अब इस टॉपिक को एग्जैक्टली सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर जो लास्ट लेक्चर की इंफॉर्मेशन से अपने कंप्यूटर सिस्टम में हम इंस्टॉल कर चुके हुए, तो अब सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए ये स्टेप्स परफॉर्म कैसे किए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ये स्टेप्स जो है इसकी वर्किंग सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे की जाती है वो आज के लेक्चर का ओवरव्यू है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई एग्ज़ाम्पल जो है वो प्रोग्राम की एग्ज़ाम्पल को यूज़ करते हुए ये स्टेप्स कैसे परफॉर्म किए जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के हैं, ये जो 2-3 लेक्चर्स हमारे जो चल रहे हैं ये आपकी एंटायर सी लैंग्वेज की वर्किंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस लेक्चर को दोबारा देख लें तो आपके इनिशियल सी लैंग्वेज में वर्किंग जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग और कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो वो इससे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सी लैंग्वेज है ये क्योंकि एक टूल है। तो ये जो लेक्चर जो होंगे इसमें थ्योरेटिकल और इंशाल्लाह ताला वो प्रैक्टिकली कैसे वर्क किया जाता है सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर की मदद से, ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है अब उसको इस्तेमाल करते हुए ये स्टेप्स परफॉर्म कैसे किए जाते हैं, क्या सॉफ्टवेयर में क्या इनिशियल स्क्रीन्स होती हैं, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे विदाउट एनी प्रोग्राम एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्राम एग्जाम्पल की मदद से ये स्टेप्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर जो है वो अब हम ये सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर जो लास्ट लेक्चर में आपको सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर के जो लिंक्स प्रोवाइड किए गए थे, उम्मीद है कि उन लिंक्स की मदद से आपने सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया होगा। अब यही जो सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है इसकी मदद से ये स्टेप्स कैसे किए जाते हैं ये आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी कमांड उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए देंगे तो आप ये इंडिविजुअल स्टेप्स कर सकेंगे, ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। और इंशाल्लाह ताला फिर अगले लेक्चर में आपको ये सॉफ्टवेयर जो है किसी प्रोग्राम एग्जाम्पल या बेसिक जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसकी मदद से डिस्कस करेंगे। तो हमने जो लॉजिकली देखा था कि जो स्टेप्स हैं सी का प्रोग्राम लिखने के लिए, उसमें जो पहला स्टेप होता है वो क्रिएटिंग एंड एडिटिंग ए सी लैंग्वेज प्रोग्राम। अब आपने क्योंकि सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है वो टर्बो सी वर्जन 3 इंस्टॉल कर लिया होगा, तो अब उसमें हमारे ये स्टेप्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है। अब वो प्रोग्राम क्या लिखना है वो तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा, लेकिन अब ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है ये कैसे चलाया जाता है, किस जगह पे प्रोग्राम लिखा जाता है और सारे स्टेप्स कैसे किए जाते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। अब वो एडिटिंग क्रिएटिंग तो यही है कि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम और सोर्स कोड इज़ कॉल्ड एडिटिंग, कि आपने प्रोग्राम लिखना है जो इसमें कुछ चेंज करना है तो उसको एडिटिंग कहा जाता है। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स राइटिंग एंड मॉडिफाइंग सी लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट, के सी लैंग्वेज की जो प्रोग्राम स्टेटमेंट है उसको लिखना चेंज करना, ये सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। उसके बाद द पार्ट ऑफ टर्बो सी IDE डैट इज़ यूज टू राइट सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड एडिट विंडो। ये जो हमने बात की है कि ये सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे वो एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, डेवलप करने के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको सेम सॉफ्टवेयर में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी डिफरेंट जो स्टेप्स जो हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं ये आप सेम सॉफ्टवेयर की मदद से ही उसके डिफरेंट पोर्शन को डिफरेंट कमांड को यूज़ करते हुए ही ईज़िली कर सकेंगे। तो अब ये जो हम सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है
इसके ज़रिए अगर आपने प्रोग्राम लिखना हो तो प्रोग्राम एडिट विंडो में लिखा जाता है, एडिट किया जाता है, चेंज किया जाता है। अब ये एडिट विंडो कैसे आती है स्टूडेंट, आपको पता है जब हमको सॉफ्टवेयर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं। तो अगर अब ये हमने प्रोग्राम लिखना है तो एडिट विंडो में लिखते हैं, और एडिट विंडो क्या है जो अभी ये आपको ये देखें। अब हम जब ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जब इंस्टॉल किया तो अब ये आपको जो मेजर पोर्शन है, ये जो ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसको एडिट विंडो कहते हैं। और ये जो ब्लू एरिया है, इस एरिए में आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे। अब सी लैंग्वेज का ये जो ब्लू विंडो है, अगर ये आपको डिस्प्ले नहीं हो रही, और या अगर ऑलरेडी स्टूडेंट इस बात को ज़हन में रखें जो मैं आपको कहने लगा हूँ, अगर ये ब्लू विंडो एडिट विंडो आपको डिस्प्ले हो रही है और इसमें पहले से जो आपने जो प्रोग्राम प्रीवियसली लिखा था या सी लैंग्वेज जो है आपने जो इंस्टॉल की है उसके अंदर पहले से अगर कोई प्रोग्राम्स में भी अवेलेबल हैं तो वो जो उसमें सेव हुए हैं, तो ये ब्लू विंडो तो आ गई है लेकिन ब्लैक ब्लू विंडो नहीं है। तो अब हमने प्रोग्राम लिखना, लेकिन पहले से कोई प्रोग्राम इसके अंदर लिखा हुआ है, तो आप क्या करें। तो उसमें या तो ये है कि कर्सर डेफिनेटली इसके अंदर अवेलेबल होगा, या तो आप ये जो लिखा हुआ है इसको डिलीट कर दें। अगर नहीं तो फिर ये देखें, अब ये हमारी ये स्क्रीन जो है बार बार इस स्क्रीन पर हमें आना पड़ेगा ये सारे स्टेप्स बताने के लिए। अब इधर देखें, ये ऊपर टॉप पे आपको ये मेन्यू और इसकी कमांड या वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडो और हेल्प। अब डेफिनेटली ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस जो है नीचे की तरफ जो है आप ओपन हो जाएंगी, उसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो ब्लू विंडो, फिर रिपीट करता हूँ, अगर ये ब्लू या एडिट विंडो अगर नज़र नहीं आ रही या अगर नज़र आ रही है तो इसमें पहले से कोई प्रोग्राम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको अगर ये ब्लैंक ब्लू विंडो अवेलेबल करनी है या रिक्वायर है, या तो जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको आप डिलीट कर दें, या आप जो है ये जो फ़ाइल मेन्यू नज़र आ रहा है, ये फ़ाइल मेन्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, उसमें से आप फ़ाइल में से न्यू की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब स्टूडेंट ये भी हो सकता है कि आपने फ़ाइल में जाके न्यू की ऑप्शन पे क्लिक किया, जो डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे जब इस फाइल के मेन्यू को आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें से न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे आपने क्लिक किया तो फिर ब्लैंक ये ब्लू विंडो एडिट विंडो नज़र नहीं आई, फिर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो आप परेशान स्टूडेंट ना हो, आप कॉन्टीन्यूसली फ़ाइल न्यू करते जाएंगे। फाइनली आपके पास ये ब्लू जो है ये विंडो नज़र आ जाएगी, और इस ब्लू विंडो में फिर आप प्रोग्राम लिख देंगे, नहीं तो जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको आप अरेज कर दें। तो ये जब ब्लू ये विंडो आपको नज़र आएगी ब्लैंक, तो इधर आपको जो प्रोग्राम कहा जाएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे, तो वो प्रोग्राम इसमें लिखेंगे। तो फिर आप आगे जो स्टेप्स आपको प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़े थे और जो आज भी मैं आपको उसको सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर के हवाले से बताऊंगा, वो आप परफॉर्म करते जाएंगे। तो ये आपकी वो स्क्रीन है जहाँ पे ये आप प्रोग्राम लिखेंगे, और ये इसमें ज़रा जहन में रख लें कि वो जो मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ के बटन्स होते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप डिफरेंट और कमांड्स के ज़रिए ही ये इसको करेंगे। ये थोड़ा सा ये चेंज होगा। तो अब जो है ये तो अभी तो कोई प्रोग्राम एज ए एग्ज़ाम्पल नहीं है, अभी तो हम इसकी डिफरेंट जो स्क्रीन जो हैं, ये डिफरेंट जो स्टेप्स थे वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे करेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्रीवियस लेक्चर, ये लेक्चर, नेक्स्ट जो 1-2 लेक्चर, ये आपकी सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर के साथ अटैचमेंट के लिए ये बार बार ज़रूरी हैं। इसको आप बार बार इसको देखें और इस तरीके से आपकी वर्किंग होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। ये जो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हैं इसके अंदर मैं आपको ये लॉजिकली भी बताया करूँगा
और दूसरा ये जो उसकी बेसिक जो प्रोग्राम की जो एग्जांपल्स हैं आपको वो सॉफ्टवेयर की मदद से ये इन लेक्चर्स में भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आपको बताया भी करूँगा, तो परेशान ना हो। ये तो अभी इनिशियल है, प्रोग्राम की एग्जांपल नहीं है, तो जो भी वर्किंग है ये मैं आपको करके भी सॉफ्टवेयर में बताया भी करूँगा। तो इस तरीके से आप इजीली जो है इस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो जाएंगे। बस स्टूडेंट मैं बात ये बार बार कर रहा हूँ कि इस सॉफ्टवेयर को आपने यूज़ करते रहना है। जो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स करवाई जाएंगी, कुछ एग्जांपल जो हैं मैं वर्क करके बताऊँगा, कुछ एग्जांपल जो आपको लॉजिकली जो है बता दिए करूँगा। इन सारी एग्जांपल्स को आपने इस सॉफ्टवेयर की मदद से करना है। जब कोई एग्जांपल होगी तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करके शुरू के जो लेक्चर्स होंगे उसमें एरर जो हैं अगर आते हैं तो सॉल्व कर दूंगा, नहीं आते तो मैं एरर जो है ख़ुद उसमें आपको एरर इम्पोज करके अप्लाई करके ख़ुद एरर जनरेट भी किया करूँगा, ताकि एरर जो हैं अगर आते हैं तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी आपको पता चलता रहे। तो ये जो चैप्टर जो है चैप्टर 8 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होने के लिए। अब ये ब्लू विंडो फिर रिपीट करता हूँ, ये फाइल न्यू करेंगे तो ये ब्लैंक ब्लू विंडो नज़र आ जाएगी, एडिट विंडो। ये इस ब्लू एरिया विंडो में एडिट विंडो में ही लिखते हैं। अगर नहीं है पहले से कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम इसमें नज़र आ रहा है, प्रोग्राम जो आपने सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है या पहले से स्टोर्ड है तो इसमें नज़र आ रहा है, तो या तो आप उसको डिलीट कर दें या कॉन्टीन्यूसली आप फाइल में से फाइल न्यू फिर दोबारा फाइल न्यू करते जाएंगे। तो फाइनली जो है ये ब्लू जो है विंडो नज़र आ जाएगी, ब्लैंक एडिट विंडो। फिर आप इसमें जो प्रोग्राम की एग्जांपल आपको बताई जाएगी या प्रोग्राम जो बताया जाएगा वो आप इसमें लिखेंगे। चेंज करना है तो फिर भी इसी जगह पे आपको आके चेंज करना पड़ेगा। दूसरा जो है स्टेप हमारे पास वो क्या है जी, अब एडिट विंडो क्या है, ये फिर एडिट विंडो की इन्फॉर्मेशन है एज ए डबल लाइन बॉर्डर। ये देखें यहाँ पे ये जो है इसमें ये डबल लाइन बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। तो ये डबल लाइन बॉर्डर इसका मतलब क्या होता है कि कर्सर जो है जो भी डिफरेंट विंडोज इसके अंदर आएंगी, ये जो नीचे भी विंडो कोई बन सकती है, ये जो आपको ये शेडेड जो एरिया है इधर भी कोई विंडो हो सकती है। तो जब ये डबल लाइन विंडो इसका मतलब है कि आपके कर्सर का कंट्रोल इस विंडो में है जहाँ पे ये डबल लाइन बॉर्डर है। तो जो वर्किंग करेंगे वो जो भी विंडो होगी उसमें जो डबल लाइन बॉर्डर होगा तो इसका मतलब है कि कंट्रोल आपका इस विंडो में है। किसी और विंडो में जाना है तो डेफिनेटली हमारे पास विंडो को स्विच करने का या F6 जो है वो बटन होता है, जिससे आप एक विंडो से दूसरी विंडो में कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से क्लिक करके भी उस विंडो में क्लिक करेंगे तो आपका कंट्रोल उस विंडो में चला जाता है। तो ये डबल लाइन बॉर्डर जो है ये आपको बताती है कि कंट्रोल आपका इस विंडो में मौजूद है। अब यहाँ पे The edit window has a double line border. The cursor in this edit window indicates the starting point to write a program. आपने इस विंडो को जो होल स्क्रीन पर आपको नज़र नहीं आ रही, अगर आप इसको होल स्क्रीन पर मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं तो इस सॉफ्टवेयर में मिनिमाइज़ मैक्सिमम के बटन अवेलेबल नहीं हैं, तो आप जो है कमांड के ज़रिए ऑप्शंस के ज़रिए ही करेंगे। तो अगर आपने इस विंडो को मैक्सिमाइज़ करना है, the user can expand the window by clicking the arrow in the upper right corner. राइट कॉर्नर में जो है वो आप क्लिक करेंगे, एरो आपको नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन विंडो जो है मैक्सिमाइज हो जाएगी। या ये हमारे पास विंडो जो है मेन्यू बार में मेन ऑप्शन अवेलेबल है, उस विंडो पे क्लिक करेंगे मेन्यू में और मज़ीद ऑप्शन आपको जूम नज़र आएगी जिससे आप इसको मैक्सिमाइज़ कर सकेंगे। या F5 की भी की है जिसके ज़रिए इस जो एडिट विंडो की जो स्क्रीन विंडो जो है जो होल स्क्रीन पर अगर फैली नहीं हुई तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं एडिट विंडो को होल स्क्रीन के हवाले से इन डिफरेंट ऑप्शंस की मदद से। एरो जो है अपर राइट कॉर्नर पे डबल क्लिक उस पर कर लें, क्लिक कर लें, विंडो मेन्यू में से जूम की ऑप्शन उस पर क्लिक कर लें या F5 प्रेस करेंगे तो एडिट विंडो जो है ये मैक्सिमाइज हो जाएगी। एडिट विंडो आल्सो कंटेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो हर विंडो में होते ही हैं।
कि आपने हॉरिजॉन्टली मूव करना है, वर्टिकली मूव करना है, तो ये स्क्रॉल बार्स अवेलेबल हैं। उसके बाद सेव करना, आपने उसी एडिट विंडो में जो प्रोग्राम लिखा, उसके बाद आपको पता है जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपने इस प्रोग्राम को सेव करना। अभी तो कोई प्रोग्राम एज एन एग्जांपल नहीं कर रहे, नेक्स्ट से इंशाल्लाह ताला जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक प्रोग्राम उसकी वर्किंग करेंगे। अब प्रोग्राम को सेव करना है, तो इस द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क, इसको कहते हैं सेविंग। द प्रोग्राम शुड बी सेव ऑन डिस्क टू बी यूज रिपीटेडली, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम आप लिखते हैं और अगर सेव का स्टेप मिस कर देते हैं तो आपको ये कहा गया कि डेफिनेटली सेव करें। मिस करते हैं फिर भी अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है और कंप्यूटर बंद कर देते हैं, फ़ाइल को सेव, हमने प्रोग्राम को सेव नहीं किया, तो डेफिनेटली उस प्रोग्राम को, फ़ाइल को आप दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रोग्राम को सेव करना बेटर है। और स्टेप में भी लॉजिकली भी यही है कि आप ये आदत बना लें कि प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बल्कि सी लैंग्वेज हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो जो डेवलपमेंट है या वैसे ही एप्लीकेशन कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें डेफिनेटली यही है कि वर्किंग करने के साथ साथ उसको सेव करते रहें, बजाय इसके कि पावर सोर्स हमारे पास अवेलेबल भी है, लेकिन फिर भी जो है ये अच्छी हैबिट है कि काम को विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सेव करते रहें। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को भी आप सेव करेंगे। सी प्रोग्राम्स आर सेव विद डॉट सी एक्सटेंशन। आपको पता है कि ये हम प्रोग्राम को जो सेव करेंगे तो इसकी एक्सटेंशन जो है डॉट सी होती है लॉजिकली। अब ये फ़ाइल को, प्रोग्राम को सेव कर लिया, इनिशियल जो नाम है वो आप 8 कैरेक्टर्स का कोई भी रख सकते हैं। 8 कैरेक्टर्स का इसका एनवायरनमेंट जो है वो बाकी एनवायरनमेंट वर्ड और एक्सेल के वाले से थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे फ़ाइल का नाम जो है, जो इनिशियल नेम डॉट से पहले जो होता है, ये 8 कैरेक्टर्स का होगा। डॉट के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर डॉट सी तो इम्पोज कर ही देगा, तो लेकिन आपकी फ़ाइल का नाम 8 कैरेक्टर्स ही होगा। अगर आप उससे ज़्यादा लिखेंगे तो वो उसको, वो जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा उसी 8 कैरेक्टर्स में। तो कोशिश करें कि फ़ाइल का नाम जो है, प्राइमरी नेम जो है 8 कैरेक्टर्स तक ही रखें, एब्रीवेट कर दें, अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लें। फॉलोइंग जो मेथड प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखते हैं उसको सेव करने के लिए, ये फिर वही ऑप्शन फाइल मेन्यू में से सेव की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F2 की प्रेस करेंगे। जब आप ये F2 की प्रेस करेंगे तो सेव करने का डायलॉग बॉक्स जो है डिस्प्ले कर दिया जाएगा। आप उसके अंदर आप फाइल का नाम लिखेंगे, वो डिस्प्ले क्या होगा भी आपको बताते हैं। डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो ये है नो नेम 00.c। अब ये जो है इस पे भी सुन ज़रा ध्यान में रखें कि अगर पहले से कुछ जहाँ पे ये फ़ाइलें सेव करता है बाय डिफ़ॉल्ट, वहाँ पे अगर कोई फ़ाइल पहले सेव नहीं है तो ये नाम आएगा नो नेम 00.c। अब अगर कोई है नाम पहले से मौजूद है, सेव है, तो हो सकता है ये नाम आपको शो कर दे नो नेम 01.c। इस तरीके से ये अगर कोई फाइलें सेव नहीं है तो ये है, अदरवाइज़ ये आपको नंबर कोई भी पहले से अगर मौजूद है तो हो सकता है आप जो या फाइल सेव करें तो पहले से नाम आ रहा नो नेम 00 ना आ रहा हो, बल्कि नो नेम 50.c। इसका मतलब है पहले से ये फ़ाइलें कोई सेव की गई हैं जो आपने उसी के जो नाम उसने जो प्रोवाइड किया था उसी से फ़ाइल सेव कर दी थी। अदरवाइज़ तो ज़ाहिर है कि आप जब फाइल सेव करेंगे तो इस नाम से तो नहीं करेंगे ना। ये जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जब फाइल को न्यू करते हैं तो एक आपको इनिशियल नाम वो आपको डॉक्यूमेंट 1 जो है वो शीट 1 शीट 2 दे देता है, उसके बाद उसको चेंज कर देते हैं आप अपने लॉजिकल नाम के हवाले से। तो इसी तरीके से सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में भी जो फ़ाइल वो आपको प्रोवाइड करता है उसका इनिशियल नाम जो है इस तरह का हो सकता है। और ये देख लें वही 8 कैरेक्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये 00 हो या 50 हो, नो नेम, इस तरह ये बनेगा। बाद में इसको अपने अकॉर्डिंगली वर्किंग के हवाले से फ़ाइल का नाम बदल देंगे। अब टाइप करेंगे फ़ाइल का नाम जैसे first.c। आप सी ना भी करें तो फर्स्ट लिखेंगे तो first.c हो जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे। टर्बो सी जो है जो एडिटर ये आईडी जो है ऑटोमेटिकली फ़ाइल की एक्सटेंशन .c लगा देती है। प्रोग्राम को सेव कर दिया जाएगा जो लोकेशन पर ऑटोमेटिकली अवेलेबल है या आप जो लोकेशन प्रोवाइड करेंगे।
अब यू नोट जो हमने पहले बात की है कि स्टेप को आप कोशिश करें स्किप ना करें, हमेशा जब भी प्रोग्राम लिखें तो ये स्टेप लाजमी परफॉर्म करें ये आगे स्टेप्स करने से पहले। You must save the program before executing. The reason is that sometimes the C program may be hanged during executing. जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम हैंग हो सकता है। And you may lose your source code or program and have to rewrite the program again. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगर ये प्रोग्राम हैंग हो गया है तो फिर आपको वो प्रोग्राम तो नहीं मिलेगा, आपको दोबारा प्रोग्राम टाइप करना पड़ेगा। तो इसलिए हैबिट है, और वैसे भी आपको कहा है कि लॉजिकली ये भी बेटर ही है लॉजिकली कि आप जो काम आपने किया है उसको सेव करते रहें, ताकि अगर आपको प्रोग्राम में कोई चेंज आ जाता है, कोई एरर आ जाता है तो इसको आप ठीक कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ ये कमांड होगी, इस तरीके से आप एडिटिंग करते जा रहे हैं। तो आप अगर सेव नहीं करते तो अगर ये प्रोग्राम अगर क्रैश करता है, हैंग करता है, तो हमारे माइंड में मे भी हो सकता है स्किप हो जाए कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कौन सी कमांड मैंने लिखी थी जो मैं समझता था एरर सॉल्व हो जाएगा, तो हो सकता है वो माइंड में ना हो, तो आप फिर दोबारा से आप वर्किंग पता नहीं किस लेवल से दोबारा स्टार्ट करें, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें इस स्टेप को स्किप ना करें। अब ये हमारे पास जो है वो स्क्रीन है सेव करने की, ये देख लें, ये स्क्रीन आएगी हमारी जिसमें आप ये तो कंप्लीट आपको वो बता रहा है। ये नॉर्मली वो फोल्डर होता है जहाँ पे ये आपकी फ़ाइल सेव कर रहा होता है। जिस तरह हमने बात कर रहे थे विंडोज़ के हवाले से माई डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर होता है जहाँ पे फ़ाइल सेव होती है। तो नॉर्मली जब सी लैंग्वेज हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर ये फ़ोल्डर होता है, ये इधर भी आपको पूरा नाम के साथ दिखा रहा है, अथवा ये नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जो फ़ोल्डर है, और वो फ़ोल्डर जहाँ पे सी लैंग्वेज इंस्टॉल होती है तो वो ज़्यादातर अगर ये टर्बो C3 फ़ोल्डर है उसके अंदर एक बिन का फ़ोल्डर होता है। ये अगर आप एरिया नहीं बताते तो नॉर्मली आपकी फ़ाइलें सी प्रोग्राम, सी सोर्स कोड जो है, ये जहाँ आपकी सी इंस्टॉल हुई है टर्बो C3, उसमें बिन के फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइलें सेव हो रही होती हैं। अभी देखें, अब अगर आप ये इतना ये कंप्लीट, अब ये पूरा नाम आपको ज़रूरत नहीं, जैसे अब यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे ये इसको ये मिट भी जाएगा सेलेक्ट हुआ है तो, या आप इसको मिटा देंगे तो आपने वही नाम लिखना है जो 8 कैरेक्टर्स का आपको कहा हुआ है। ऑटोमेटिकली ये सेव ही इसमें करेगा टर्बो C3 और बिन के फ़ोल्डर में। यानी अगर आप माई कंप्यूटर में या विंडोज़ एक्सप्लोरर की मदद से अगर आप जाएंगे तो आपकी फ़ाइलें जो हैं वो आपको टर्बो C3 या जो फ़ोल्डर जहाँ पे सी इंस्टॉल हुई है उसमें बिन के फ़ोल्डर के अंदर आपको फ़ाइलें मिल रही होंगी। तो अब ये कंप्लीट, आपको ये इतना लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब क्लिक करेंगे अगर ये सिलेक्ट है तो ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा पूरी लाइन, और आप जो फ़ाइल का नाम जो 8 कैरेक्टर्स आपको कहा है वो आप लिखेंगे, ऑटोमेटिकली सी जो है वो .c साथ लगा देगा, आपकी फ़ाइल इस टर्बो C3 और बिन के फ़ोल्डर में सेव हो जाएगी। नाम लिखेंगे, ओके प्रेस करेंगे या क्लिक एंटर प्रेस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। और जो फ़ाइलें आप सेव करते जाएंगे तो वो इस जगह पे एज ए लिस्ट जो है, जो फ़ाइलें अगर सेव हैं तो इस जगह पे आपको वो दिखाता रहेगा कि ये आपकी फ़ाइलें पहले से सेव हैं। आपने नाम जो है फ़ाइल का या सोर्स प्रोग्राम का या प्रोग्राम का सोर्स कोड का नाम इस जगह पे लिखेंगे, 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो वो आप .c वो खुद ही लगा देगा, ओके प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद जो है अब हमने कंपाइल करना है। कंपाइल करना जिससे आपका जो सोर्स कोड जो है ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या हमने करना है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड कन्वर्टिंग ए सोर्स कोड और प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड और प्रोग्राम, इसको कहते हैं कंपाइलिंग। कंपाइलर ये प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को या प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड या प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है और उसकी एक्सटेंशन वो लगा देता है OBJ। अब देखें ना, अभी ये बात आगे भी मैं कर रहा हूँ कि OBJ जब ये कंपाइलर कंपाइल करता है तो हमें प्रीवियस लेक्चर से भी पता है, अभी तो कोई प्रोग्राम एज एन एग्जांपल नहीं कर रहे, लेकिन वो प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है उसमें किसी भी किस्म का सिंटैक्स एरर नहीं होगा। सिंटैक्स एरर होगा तो ये कंपाइलर ने प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं करना।
Compiler produces the object program from the source program. The first part of the name of the object file is the name as that of source code or program. जो डॉट से पहले जो नाम है वो वही होगा जो आपने सोर्स कोड का नाम, प्रोग्राम का नाम रखा होगा, ये वही रहेगा। लेकिन आगे जो है एक्सटेंशन जो डॉट सी थी वो चेंज करके ये ओबीजे ऑब्जेक्ट जो है उसमें कन्वर्ट करने के लिए इनिशियल नेम वही रहेगा। सपोज़ हम फर्स्ट के नाम से अगर हमने फ़ाइल सेव की है तो उसका नाम था फर्स्ट डॉट सी। जब कंपाइलर से इसको कंपाइल किया जाएगा और सिंटैक्स एरर नहीं होंगे तो ये फ़ाइल जो बनाएगा उसका नाम होगा फर्स्ट डॉट ओबीजे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ सोर्स फाइल नेम इज़ फर्स्ट डॉट सी, तो जो ऑब्जेक्ट फाइल का नाम ये रखेगा वो नाम होगा फर्स्ट डॉट ओबीजे, ये इसका नाम होगा। तो अब ये जब आप कंपाइल करेंगे तो ये आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। और फिर वही देख लें कि ये डबल लाइन बॉर्डर, इसका मतलब है अभी आपका ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। अब वो देखें वो फाइल का नाम और फिर कितनी लाइंस उसने कंपाइल की। अब देखेंगे ये 312 लाइंस जो हैं वो कैसे बन गई। तो वो जब हम प्रोग्राम एज एन एग्जांपल करेंगे तो उसकी मैं आपको प्रोग्राम लॉजिकली समझाऊंगा। मैं आपको पहला प्रोग्राम डेफिनेटली सॉफ्टवेयर की मदद से इंशाल्लाह ताला करके भी बताऊंगा, ताकि आपके और एरर अगर नहीं आते तो एरर मैं करूंगा खुद से और एरर आपको सॉल्व करके डिटेक्ट करके बताऊंगा। तो ताकि जितने एरर्स मैं कोशिश करूंगा पहले प्रोग्राम की एग्जांपल में जितने मैक्सिमम एरर्स हो सकते हैं जो उस स्टेटमेंट के हवाले से आ सकते हैं वो बार बार वो एरर्स करके आपको बताऊँगा, एरर सॉल्व करके बताऊँगा, ताकि एरर्स जब आएंगे तो आके हो सकता है फिर कोशिश करूँ कि आप मेरा एरर जो आपको मैंने दिखाया है तो अल्लाह ना करे अगर आपके प्रोग्राम लिखते हुए एरर आए तो वो मैच कर जाए, ताकि आपको पता हो कि इसको सॉल्व कैसे किया गया था, कैसे बताया गया था और आप भी इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई वार्निंग है, अगर वो आते हैं तो वो बता देगा कितनी वार्निंग्स आई हैं, एरर्स कितने आए हैं तो वो बताएगा आपको। तो ये आपको जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो जब कंपाइल कर रहा होगा तो ये आपको ये विंडो नज़र आएगी। जब ये ख़त्म हो जाएगा, कंपाइलिंग कर लेगा, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट फ़ाइल बन गई है, तो विंडो स्किप हो जाएगी। अब ये जो है अब कंपाइल कैसे करते हैं। सोर्स कोड और प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ़ इट कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर। वो सिंटैक्स एरर है तो उसको कंपाइल ही नहीं करेगा। तो कंपाइलर जो है एरर मैसेज जनरेट कर देगा, एरर मैसेज आएगा, उसका कॉज भी और आपको पता है कि वो आपको लाइन नंबर भी दिखा देगा। क्लिक करेंगे, मैं आपको करके बताऊंगा, तो वो कर्सर ऑटोमेटिकली उस जगह पे भी चला जाएगा। ये हम एरर जो है प्रोग्राम लिखकर एरर्स जो है करके फिर उसको कैसे देखा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इंशाल्लाह ताला करेंगे। एरर को आप सिंटैक्स एरर को आपको डेफिनेटली रिमूव करना पड़ेगा। फिर दोबारा एडिट विंडो में जाकर जो एरर जहाँ जहाँ आए हैं उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर सेव करके फिर दोबारा आपको कंपाइल करना पड़ेगा। तो जब तक ये कोई एरर्स नहीं होंगे ये आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा कंपाइल करने के लिए। अब ये प्रोसीजर जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, आप कंपाइल का जो मेन्यू है उसमें से कंपाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आप जो प्रोग्राम सोर्स कोड उसको कंपाइल की आपने कमांड जनरेट कर दी, या कीबोर्ड से आप Alt F9 प्रेस करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। प्रोग्राम जो है इसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में अगर उसमें एरर्स नहीं होते। अगर कोई एरर है तो फिर वो एरर मैसेज शो करेगा एंड इट विल नॉट कंपाइल दी सोर्स फाइल, और उसने प्रोग्राम को कंपाइल नहीं किया। आपकी जो सोर्स फाइल है वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट नहीं हुई क्योंकि उसमें सिंटैक्स एरर थे। आपको वो एरर्स को यानी वो रूल्स जो हैं जिस तरह आपकी कमांड को कहा गया था आपने वैसे नहीं लिखा तो एरर्स आए हैं। आपको डेफिनेट एरर को रिमूव करना, ख़त्म करना है। प्रोग्राम को एडिट करने के बाद एडिट करेंगे तो एरर्स ख़त्म करेंगे, फिर दोबारा कंपाइल करेंगे। अगर एरर आ गया तो फिर दोबारा आप उसको एडिट करेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस करते रहेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिकली इसको डिस्कस किया था। अब उसके बाद जो है हमने इसको लिंक करना है, और लिंक करना जो है हमारे इस सेकेंड ईयर के हवाले से जो सिलेबस है उसमें जो हम सोर्स फाइल बनाएंगे उसको ही हम लिंक करेंगे। जो
पहले से बने बनाए जो फंक्शंस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं उसकी कोडिंग के साथ लिंक करेंगे। हमारे सेकेंड ईयर में सिलेबस में ये पॉसिबल नहीं है, ना हमारे सिलेबस में इंक्लूड है कि मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स ने जो सोर्स फाइलें, सोर्स कोड, सोर्स फाइल बनाई है उन सारों को हम लिंक कर लें विद लाइब्रेरी फंक्शन के साथ। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट डिग्री में जाकर डेफिनेटली आप ये करेंगे और उसका वो कमांड जो है, जिस तरह फाइल न्यू करते थे, फाइल न्यू नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट की मेन्यू में से आप न्यू प्रोजेक्ट की कमांड देंगे, तो उस तरीके से आप ये वर्किंग कर सकेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपकी सोर्स फाइल जो है, जो लाइब्रेरी फंक्शन जो पहले से फंक्शन अवेलेबल हैं उसकी कोडिंग के साथ आपका कोड को शामिल किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। लिंकिंग इज़ द प्रोसेस इन विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स, अब ऑब्जेक्ट फाइल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में एक ऑब्जेक्ट फ़ाइल जो है वो जो आपने सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट किया था उसी को लिंक किया जाएगा डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शन के साथ। डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स इसमें नहीं होंगी। प्रोड्यूस बाय द कंपाइलर इज लिंक विद मैनी लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक विद द ऑब्जेक्ट फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन। आपकी लाइब्रेरी फ़ाइल को डेफिनेटली ऑब्जेक्ट फ़ाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा और आपकी ऑब्जेक्ट फ़ाइल ही होगी, क्योंकि एक जो सोर्स कोड आपने लिखा हुआ है उसी को लाइब्रेरी फंक्शन के साथ लिंक किया जाएगा और नहीं होगा। और मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स फ़ाइल जो प्रोग्रामर जो बनाते हैं वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। लिंकर क्या है? प्रोग्राम है डेट कंबाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल विद लाइब्रेरी फाइल्स के साथ ये प्रोग्राम लिंक करता है। डेट मे बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और अब ये जो फाइनल मशीन लैंग्वेज फ़ाइल बनाता है या प्रोग्राम बनाता है, और अब इसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .exe इसकी एक्सटेंशन होगी। और ये जो लिंकर जो है, ये प्रोसेस जो है, जो हमने सी लैंग्वेज इंस्टॉल की है उसके अंदर ही ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब हमारी फ़ाइल जो है, जो हम बात कर रहे हैं, अगर फ़ाइल थी first.c सोर्स फाइल, हमने जब उसको कंपाइल किया और सिंटेक्स एरर अगर नहीं आए तो हमारी फ़ाइल कन्वर्ट होगी, एक फ़ाइल और बन गई first.obj ऑब्जेक्ट फ़ाइल। अब उसके अंदर जो हमने सोर्स कोड लिखा था, प्रोग्राम लिखा था, उसके अंदर पहले से बने बनाए फंक्शंस हमने यूज़ किए थे और अब उसमें उन फंक्शंस को हमने जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसके साथ लिंक करना है इस प्रोसेस में, लिंकिंग के प्रोसेस में। तो वो लिंकिंग के प्रोसेस में जो हमारी ऑब्जेक्ट फ़ाइल है, जब लाइब्रेरी फ़ाइल के साथ लाइब्रेरी फ़ाइल में जो फंक्शन जो हमने यूज़ किए हैं उसके कोड के साथ हमारा सोर्स कोड, सोर्स फाइल का प्रोग्राम का कोड जब कंबाइन किया जाएगा तो वो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल मशीन लैंग्वेज फ़ाइल बन जाएगी, जिसकी एक्सटेंशन होगी .exe, यानी first.c थी वो बनी first.obj, और जब आपने लिंक किया तो फिर बन जाएगी first.exe। अब ये जो है, जब first.exe बन गई है तो हमें ये सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम था, जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ही हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अभी हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और इसको माई कंप्यूटर या विंडोज़ एक्सप्लोरर के सॉफ्टवेयर की मदद से, ऑप्शन की मदद से हम डबल क्लिक करेंगे इस एग्जीक्यूटेबल exe फ़ाइल पे, तो हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये जो सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है IDE, इसके ज़रिए हम डेफिनेटली इसी के अंदर रहते हुए ही अपने प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जो है, अब लिंकिंग में लिंकर एरर ये भी जनरेट करता है इफ़ दी लाइब्रेरी फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी क्या मतलब है कि आपने कोई एक फ़ंक्शन का नाम लिखा जो फ़ंक्शन अवेलेबल ही नहीं, या आपने नाम कुछ और लिखना था, आपसे कुछ और लिखा गया, टाइपिंग एरर आ गया। लेकिन अब वो भी तो कोई नाम ही है ना, जो गलती से लिखना कुछ और था, लिखा कुछ और गया। अब वो जो गलत नाम लिखा हुआ है उस नाम से तो वो फंक्शन अवेलेबल नहीं है ना, लाइब्रेरी के अंदर वो फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको लिंकिंग या लिंकर भी आपको एरर दे देगा। इसको लिंकर एरर कहा जाता है। अगर कोई एरर नहीं आया सोर्स कोड में, प्रोग्राम में एरर, उसको आपने रिमूव भी कर दिया सोर्स कोड को, और फिर सोर्स फाइल से आपने कंपाइल भी कर दिया और ये प्रॉपर्ली लिंक भी हो गया, तो अब जो है वो लिंकर एरर जो है वो भी नहीं आया, तो फिर एक फ़ाइल बन जाएगी जिसकी एक्सटेंशन .exe होगी।
इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज सक्सेसफुल, फॉर एग्जांपल इफ़ द सोर्स फाइल first.c, और अब एग्जीक्यूटेबल फाइल जो बनी है कंपाइलिंग के प्रोसेस के बाद उस फाइल की एक्सटेंशन होगी first.exe, उसकी एक्सटेंशन होगी, इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाएगा। और ये जो फाइल जो है इसको आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है जो आपने ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है ये लिंकिंग का प्रोसेस होता है। अब ये कमांड कैसे दी जाती है? अब डेफिनेटली ये कमांड जो है लिंकिंग की जो कमांड है, लिंक करने की कमांड आप किसी ऑप्शन से ही देंगे। ये कैसे दी जाती है? आप जो है कंपाइल के मेन्यू में से लिंक की ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो प्रोग्राम जो है डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस की कोडिंग के साथ इसको लिंक कर दिया जाएगा। अब इसमें टर्बो सी में कंपाइलिंग और लिंकिंग कैन बी परफॉर्म टुगेदर, एक स्टेप में कर सकते हैं। या तो आप कंपाइल के मेन्यू में से मेक की ऑप्शन दे दें या आप F9 की प्रेस करें, तो इस तरीके से भी ये कंपाइलिंग और लिंकिंग का दोनों स्टेप जो है एक ही कमांड से हो जाएंगे। या आप ये F9 की प्रेस करेंगे। ये हमारे पास वो लिंकिंग की विंडो है, देखें फिर वो डबल लाइन बॉर्डर है, इसमें अब आपको बताएगा कि कितनी लाइंस को लिंक किया उसने, ये वार्निंग एरर है, लिंकर एरर है, तो वो आपको शो करेगा ये। अब ये लिंक होगी, इसका मतलब है ये एक सी फाइल हमारी बन गई हुई है। अब इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जा सकता है माई कंप्यूटर विंडोज एक्सप्लोरर की मदद से भी। ये सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आईडी ही है, इसी के अंदर से ही हम इसको लोड भी करेंगे और एग्जीक्यूट भी करेंगे। अब एग्जीक्यूटिंग हमने एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट करना है, इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते ही हमने एग्जीक्यूट करना है। तो अब जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो बन गई है, प्रोसेस ऑफ रनिंग द फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑन कंप्यूटर, इसको एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है जो हमने क्रिएट की है व्हेन द ऑब्जेक्ट फाइल विद ऑब्जेक्ट, इसको लिंक किया गया ऑब्जेक्ट फाइल के साथ या लाइब्रेरी फाइल के साथ। इट इज़ अ फाइल डैट इज सेव्ड ऑन डिस्क हैविंग .exe एक्सटेंशन से फाइल अब बन चुकी हुई है। 3 फाइलें हो चुकी हैं, देखें first.c, first.obj और अब ये first.exe। The computer is able to understand this type of file directly without the need of any language translator। अब ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रांसलेटर को यूज़ करके ही ये exe फाइल बनी है। तो अब ये कन्वर्ट हो चुकी है, फाइल बन चुकी है, ट्रांसलेटर के बगैर भी इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। This file is required to be available on the disk that is able to execute in the computer। The program must be loaded into the memory to execute। इसको अब ये प्रोग्राम तो बन गया हो, इसको मेमोरी में एग्जीक्यूट करना है, लोड करना है। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट प्लेस फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल इन मेमोरी सो दैट इट इज़ एबल टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर। इसको आपने प्रोग्राम तो एक सी फाइल तो बन गई है ना, वो तो हार्ड डिस्क पे है, उसको मेमोरी में लोड करेंगे तो चलेगा। तो वो लोडर वो प्रोग्राम है जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो बन चुकी है उसको मेमोरी में लोड करता है। अब ये कैसे इसको किया जाता है? हमारे पास ये रन का मेन्यू, उसमें से रन की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे या डायरेक्टली आप एक ही की से आप इसको ये सारे स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। इस की को हम माइंड में रखेंगे, कंट्रोल F9। नॉर्मली इसी से कंपाइल, फिर वो लिंक, फिर वो लोड, एग्जीक्यूट सारा ही हो जाता है। कंट्रोल F9 जो है ये आपके माइंड में रहेगी जब भी प्रोग्राम लिखेंगे। नॉर्मली इसी की को हम यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि आप ये इंडिविजुअली कंपाइल करें या लिंक करें, इसी की को यूज़ कर लिया जाता है। F2 करते हैं सेव करने के लिए और इसी की से आप ये सारे स्टेप परफॉर्म कर लेते हैं, क्रिएट, कंपाइल, फिर ये लिंक करते हैं, फिर लोड करते हैं और एग्जीक्यूट इसी की से हो जाता है। अब उसको प्रोग्राम को पहले कंपाइल किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। अब स्क्रीन जो है थोड़ी देर के लिए जैसे ऐसे लगेगा जब फ्लिक्स हुई है, अगर आप गौर नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, आप कहेंगे वहीं के वहीं है जहाँ पे थे, लेकिन वो स्क्रीन थोड़ी सी फ्लिक करती है। उसने आपको आंसर प्रोवाइड किया लेकिन वो आंसर स्पीड में प्रोवाइड करके दोबारा एडिट विंडो आ गई है। तो हम कैसे, मैं की प्रेस की है, अगर कोई एरर नहीं आया, वहीं के वहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन वो उसने आंसर आपको शो कर दिया है, लेकिन वो आउटपुट विंडो में शो किया। वो शो करने के बाद एडिट विंडो में आ चुका हुआ है, इसकी वजह से आपको कोई पता नहीं चला, लेकिन स्क्रीन फ्लिक करती है जब प्रोग्राम को एक्जीक्यूट किया जाता है। आउटपुट स्क्रीन में आपके प्रोग्राम की आउटपुट आ चुकी है, वो दिखाने के बाद फ़ौरन डिसअपीयर हुई आउटपुट विंडो और आप दोबारा एडिट विंडो में आ गए।
अब ये प्रोग्राम्स की आउटपुट जो है वो आउटपुट विंडो में प्रिंट हो चुकी हुई है, लेकिन आपकी वो एडिट विंडो में नहीं है। अब वो आउटपुट देखने के लिए आपको जो विंडो मेन्यू है उसमें से यूज़र स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, या ये आपकी ज़हन में रखें जब तक हम इनिशियल वर्किंग करेंगे Alt F5। दो कीज़ आपके लिए ज़रूरी हैं। एक आपने प्रोग्राम लिखना है, उसको सेव करना है F2, फिर ये कंट्रोल F9, ये कंपाइल, लिंक, एग्जीक्यूट, लोड सारे करने के लिए। उसके बाद प्रोग्राम का आंसर देखने के लिए Alt F5, यानी कंट्रोल F9 Alt F5, कंट्रोल F9 Alt F5, और से पहले फ़ाइल को सेव करने के लिए F2 फाइल का नाम देंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको कोई एग्जांपल जो है वो मैं करके बताऊंगा। आपको पहले लॉजिकली समझाऊंगा, वाइट बोर्ड पे मैनुअल लेक्चर दूंगा कि ये प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और मैं आपको उसकी लाइंस पहले आपको समझाऊंगा। उसके बाद फिर मैं, अगर आप कहते हैं तो फिर मैं लॉजिकली आपको कंप्यूटर पे समझाऊंगा, वो जो मैंने मैनुअल किया होगा वो कंप्यूटर पे समझाऊंगा। और फिर जो है मैं कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर पे करके भी बताऊंगा। यानी अब नेक्स्ट 3 लेक्चर्स, पहले मैं आपको मैनुअल समझाऊंगा प्रोग्राम, वो क्या लिखा है मैंने, वो क्या क्या लाइन, क्या क्या चीज़ है, क्या किस चीज़ को डिनोट कर रही है। फिर मैं ये जो मैं नोट्स हैं, ये स्लाइड्स हैं, उसके ज़रिए वही लेक्चर कंप्यूटर पे समझाऊंगा। उसके बाद वो जो मैंने प्रोग्राम की एग्जांपल समझाई थी वो सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर में आपको करके बताऊंगा। यानी 3 लेक्चर्स अब से आगे आने वाले जो हैं 3 लेक्चर्स सी लैंग्वेज के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं बार बार। ये 3-4 लेक्चर जो हैं जो इस चैप्टर 8 के हैं ये बार बार करते रहेंगे, तो आप इस सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं, अटैच जब हो जाएंगे, एरर आना कैसे आता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है पता चल जाएगा, तो फिर हमारे आगे लेक्चर चलते रहेंगे। मैं लॉजिकली भी आपको समझाता रहूँगा, साथ साथ जो है बीच बीच में आपको प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर की मदद से करके भी बताऊँगा। उम्मीद है कि आपने ये सॉफ्टवेयर जो है सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर वर्जन 3 इंस्टॉल कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट से आपको ये मैं विद प्रोग्राम एग्जांपल ये बताऊँगा। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।